इतिहास कांच के टुकड़ों से नहीं हीरों से बनता है। इतिहास घास के तिनकों से नहीं तीरों से बनता है। इतिहास युद्ध भूमि में हिम्मत के हथियार डालने वाले उन कायरों से नहीं, इतिहास सूरवीरों से बनता है। इतिहास सूरवीरों से बनता है। तो जो इतिहास के सूरवीर यहाँ पर आए हुए हैं, जो इतिहास के तपस्वी मुनि यहाँ पर आए हुए हैं, उन सब का इस कार्यक्रम में मैं ज्ञानोदय समागम सूरतगढ़ में इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत और की जोरदार तालियों के साथ में डॉक्टर गणपत सिंह जी राजपुरोहित सहायक आचार्य इतिहास, LD गुरनानी जी हेल्थ सूरतगढ़, सुधीर जी बिश्नोई निदेशक एग्री हब, आप सबकी मंगल कामना करते हुए मां शारदे से, और मैं इस मंच के माध्यम से बड़ी हृदय की गहराइयों से मां शारदा से वंदन करता हूं कि मां तेरी रहमत की सीमा दूर है मेरे बयानों से। मां तेरी रहमत की सीमा दूर है मेरे बयानों से, अदा ना हो सकेगी ये जमाने की जुबाओं से। मेरी मांगों से बढ़कर दे दिया तूने मुझको, मेरी मांगों से बढ़कर दे दिया तूने मुझको, लेकिन उम्मीद और भी रखता हूँ माँ तेरे खजाने से, लेकिन उम्मीद और भी रखता हूँ माँ तेरे खजाने से कि माँ शारदे, माँ सरस्वती का आशीर्वाद, माँ सरस्वती के विद्या रूपी फूलों की बारिश आप सब पर हो। और जब माँ शारदे का आशीर्वाद मिलेगा तो माँ लक्ष्मी जी तो दौड़े दौड़े आ जाएंगे। तो माँ शारदे और माँ लक्ष्मी का आप सब पर आशीर्वाद बना रहे, आप सबकी मंगल कामनाएं बनी रहें, इसी प्रकार की आशा से वंदन करते हुए डॉक्टर गणपत सिंह जी राजपुरोहित और मंचासीन अतिथियों के द्वारा ज्ञानोदय समागम एक ऐसा समागम जो विद्यार्थियों में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा, आपके जीवन को एक नई दिशा देना हमारा इस कार्यक्रम के माध्यम से ध्येय है। लेकिन हमारे मारवाड़ की परंपरा है, माइल्ड परंपरा है, अतिथियों का सम्मान की रस्म अदा करने का अवसर है। और सर्वप्रथम मैं निवेदन करूंगा, ऐसी खुशबू दे रहा जिससे पूरा राजस्थान ही नहीं बल्कि भारतवर्ष के हजारों नहीं, मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ, लाखों विद्यार्थी सुगंधित हो रहे हैं, लाखों विद्यार्थी जिनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। और मैंने इतिहास समागम 1.0 में कहा था कि गणपत सिंह जी वहाँ एक ऐसा यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ की, उस हवन की, उस खुशबू से, उस शुभ आशीष से पूरा भारतवर्ष के लाखों विद्यार्थी उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा व्यक्तित्व और ऐसा कर्तृत्व जिनके लिए मैं कह सकता हूँ कि तूफानों से हौसले उड़ जाया करते होंगे। आपको भी बड़ी मजबूती रखनी है, बड़ी दृढ़ता रखनी है जीवन में कि जब गणपत सिंह जी उन तूफानों से डिगे नहीं, उन तूफानों से हटे नहीं, तो आप में तो बड़ी मजबूती है, आप तो नए जमाने के व्यक्ति हो। तूफानों से हौसले उड़ जाया करते होंगे, कहो उन तूफानों से जरा चट्टान को हिलाकर देखे, हमने लिखा इतिहास तलवारों से, किसी में दम है तो आए और उसे मिटाकर देखे, किसी में दम है तो आए और उसे मिटाकर देखें। ऐसे हम सबके प्रिय, हम सबके मार्गदर्शक डॉक्टर गणपत सिंह जी राजपुरोहित का, गणपत सिंह जी के सम्मान को देखकर मुझे संत कबीर की बड़ी अच्छी पंक्तियां याद आ रही है कि ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिया गुरु मिले तो भी सस्तो जान, शीश दिया गुरु मिले तो भी सस्तो जान। श्रीमान LD गुरनानी जी उपस्थित है, मैं निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारें और विद्यार्थियों के मार्गदर्शन हेतु अपनी बात रखें। इसके जस्ट बाद गणपत सिंह जी राजपुरोहित का उद्बोधन रहेगा, आप सब लोग अपना धैर्य बनाए रखें। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले गणपत जी का सूरतगढ़ की इस धरा पर आने पर जो है स्वागत करता हूं, आप सबकी तरफ से अभिनंदन करता हूं। तो मौके की नज़ाकत को समझते हुए मैं बताना चाहूँगा कि सिर्फ एक छोटी सी घटना, मैं गणपत सिंह सर का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ और मेरी एकेडमी का जब प्रोग्राम था और हम गेस्ट को तलाश रहे थे और अचानक से मन में आया कि भाई गणपत जी को अगर हम अपनी अवार्ड सेरेमनी में बुलाएं तो कैसा रहे। लेकिन मन में एक डाउट था, संदेह था कि इतने बड़े व्यक्ति हैं, इतने ग्रेट पर्सनैलिटी हैं, इतने सारे फॉलोवर्स हैं,
ये हमारे प्रोग्राम में जो है क्या ही आएंगे, लेकिन एक मन में बात होती है कि चलो हम फोन करके पूछ लेते हैं। समय रहा होगा रात्रि के लगभग 10:30 बजे, और मैंने कहीं से नंबर लेकर के जो इनको फोन कर लिया। विद इन ए फ्यू सेकेंड्स जो है उन्होंने मेरी बात सुनी और सूरतगढ़ में आने का अपना न्योता, मेरा न्योता जो है उसको स्वीकार कर लिया। और न केवल वो हमारे यहाँ आए, हमारे प्रोग्राम में आए, बल्कि इन्होंने इतने अच्छे तरीके से, आज भी आप यदि इनके द्वारा जो स्पीच दिया गया था 12 से 14 मिनट का, यूट्यूब पे लगा हुआ है, उस स्पीच को जब लोगों ने सुना, एक बार के लिए पूरा का पूरा होल, जो स्ट्रेंथ यहाँ पर है लगभग वही स्ट्रेंथ थी, पूरा का पूरा होल जो है वो साइलेंट हो गया इनकी बातों को सुन करके जो है। और निस्संदेह जो है मैं भी आज जो है नो डाउट सूरतगढ़ आए हैं, उनका स्वागत करने आया हूं, लेकिन इसके साथ साथ मैं भी इनको सुनने आया हूं। तो जो भी यहां मेरे बाद वक्ता आए मंच पर, वो पब्लिक यानी आप यानी बच्चे यानी विद्यार्थी उनके और गणपत जी के बीच में ना आए, ऐसा कहते हुए धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। और मैं इस बात को महसूस कर पा रहा हूं कि गणपत सिंह जी राजपुरोहित और आपके बीच में मैं एक दीवार बन के खड़ा हूं, लेकिन ये दीवार ज़्यादा समय तक खड़ी नहीं रह सकती। मेरी इतनी क्षमताएं नहीं हैं कि उसमें नहीं है कुछ भी दुनिया में। तो जरा हिम्मत होकर ख्वाब को बदलेंगे हकीकत में, तो जरा कोशिश तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, तो जरा कोशिश तो कर। राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है, वही लक्ष्य को प्राप्त करता है। जिसने रातों से जंग जीती है, जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है। अपने की जो हमारे के बीच में गणपत सिंह जी राजपुरोहित और प्रेशर क्रिएट कर दिया इन्होंने। मैं मेरी नेचुरल बोलने वाला व्यक्ति हूँ, आराम से बोलता हूँ, मन की बात कहता हूँ। इन्होंने इतने सारे अलंकार लगाए हैं कि मैं खुद जो सोच के आया था ना कि मैं कैसे बोलूंगा, क्या बोल के आऊंगा, मैं सच बताऊं ना सब भूल गया। वो होता है ना कि जो ओपनर जाता है ना खेल में, जब क्रिकेट का गेम चल रहा हो और उसमें जब सबसे अधिक रेटेड जो प्लेयर होता है, जो सबसे अधिक जिसके ऊपर उम्मीदें होती हैं, उसके ऊपर गेम का इतना अधिक दबाव होता है कि बहुत अधिक संभावनाएं हैं कि वो शून्य पे आएगा, बहुत अधिक संभावनाएं होती हैं। ऐसा ही हमारे साथ भी होता है, स्टूडेंट के साथ में भी, जो बहुत अधिक ये एक्सपेक्टेड होता है कि ये बच्चा टॉप करेगा या बहुत आगे जाएगा, उसके ऊपर परीक्षा में एक परफॉर्मेंस का गजब दबाव बनाया जाता है और वो बच्चा कई बार फेल भी हो जाता है। तो मेरे साथ आज सुरेंद्र जी ने सोची समझी साजिश के तहत ये हर बार मेरा स्पीच, मैं जब बहुत नेचुरल बोलता हूँ तो ठीक बोलता हूँ, और जब भी सुरेंद्र जी ये करते हैं ना ये मन संचालन, उसके बाद मेरा थोड़ा सा फ्लो बिगड़ जाता है। तो मैं सबसे पहले माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ, मंचासीन अतिथि मेरे वरिष्ठ साथी गुरनानी जी सर, सुधीर जी, और एग्री हब के जितने भी यहाँ के स्टाफ है वो, और मेरे प्यारे बच्चों जो दूर दराज क्षेत्रों से भी आए हैं और अपना कीमती समय, क्योंकि मुझे पता है कि आप सब बहुत दूर दूर से यहाँ पे आए हुए हैं पढ़ने के लिए, और उस समय में से आप 1-2 घंटे का समय निकाल के यहाँ आए हैं। तो आप सभी को मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे इतना प्रेम दिया, मैं अभिभूत हूँ। मेरा ऐसा कोई सच बताऊं तो कार्यक्रम था नहीं, मुझे गंगानगर जाना था किसी एक सामाजिक कार्यक्रम में, और एक छोटा सा काम मेरा यूनिवर्सिटी का भी था। तो जाना तो मुझे एक कार्यक्रम में था, तो फिर युवराज जी ने मुझे कहा कि सर जा ही रहे हो, और फिर सुधीर जी और इनका मैसेज आया कि सर टेस्ट सीरीज के बच्चे हैं उनसे मिल लेना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इतना ही करूँगा और वहाँ करके फिर आगे निकल जाऊँगा। तो उन्होंने कहा जब जा ही रहे हो तो फिर ये करिए, तो इन्होंने कहा ठीक है।
फिर कुछ स्टूडेंट के मैसेज आए, सर क्या हम आपके स्टूडेंट नहीं है क्या? बात तो सही है, बहुत पते की बात है। तो मैंने कहा फिर कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा आप अपना काम कीजिए बढ़िया, आप सिर्फ वहाँ जाके जो कुछ बोलना है वो बोलिए, बाकी मैनेज हम अपने आप करेंगे। उन्होंने कहा आप डेट दे दीजिए। तो मैंने कहा 15 तारीख ठीक तिथि है, बहुत पवित्र तिथि है, क्योंकि आज गुरु नानक साहब जी की जयंती है और बिरसा मुंडा की भी जयंती है। तो मुझे लगता है कि ये एक, इससे बढ़िया गुरु पर्व क्या हो सकता है, क्योंकि सिख समुदाय के, सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव जी, और वो सल्तनत काल का कट्टर दौर, और उसमें जब उन्होंने जो बातें कही, जो शिक्षाएं दी, मुझे लगता है कि उससे बढ़िया कुछ दिन आज हो नहीं सकता था। तो मैंने कहा 15 तारीख चुनते हैं और मैं चला जाता हूँ। तो फिर कल रात को ही हम यहाँ पे पहुँच गए, और फिर मैंने कहा कि भाई व्यवस्थाएं वगैरह, तो क्या ठीक है आप ज़्यादा लोड मत लीजिए, सारी व्यवस्थाएं अपने आप हो जाएगी। सुबह सुरेंद्र जी आए, मैंने कहा देख लेना 100-200 बच्चे हो तो अपन व्यक्तिगत बात करके गाड़ी वापस घुमा देंगे, ज़्यादा बच्चे हो तो फिर हिसाब, क्योंकि कई बार हमें डर भी होता है कि कुर्सियाँ खाली वाली हो गई तो बोलेंगे क्या। इससे ज़्यादा डर ये होता है। उन्होंने कहा ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं मेरी बात शुरू करूं उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपसे कहना चाहूँगा, उसके बाद मैं मेरी बात को शुरू करूँगा। जो बात आप सुनने आए हैं वो मैं बात थोड़ी सी बाद में शुरू करूँगा। उससे पहले मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहूँगा सबसे पहले, कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए और आप ये मानिए कि आपके सामने आपका बड़ा भाई खड़ा है, और मैं भी आपकी तरह एक विद्यार्थी हूँ, आज भी पढ़ता हूँ, आज भी सीखता हूँ, और आज भी खुद में सुधार करता हूँ। पुरानी कक्षाएं देखता हूँ, पुराने नोट्स चेक करता हूँ, तो कई कमियों को आज भी ठीक करता हूँ। तो मैं बिल्कुल आपकी तरह ही एक विद्यार्थी हूँ। इससे अधिक ना मैं कुछ खुद को मानता हूँ, ना मैं खुद को कुछ समझता हूँ, ना मैं हूँ। बस मैं अपने आप को एक स्टूडेंट के अलावा कुछ भी नहीं मानना चाहता। बस फ़र्क इतना है कि मैं थोड़ा सा इस फील्ड में पहले आया, क्योंकि आपसे दिख भली छोटा रहा हूँ पर उम्र में आपसे हूँ बड़ा। तो वो तो मैंने खुद को ऐसे मेंटेन कर रखा है, तो इसलिए बाकी बहुत है नहीं वो। तो मैं थोड़ा सा पहले आ गया इस फील्ड में, तो इस कारण हुआ यूँ कि मेरे पास थोड़े से अधिक अनुभव कंपटीशन के, और आपके पास थोड़े कम अनुभव है, इससे अधिक कुछ नहीं है। तो आप मुझको, मेरे को एक कोई ऐसी बड़ी सेलिब्रिटी, ऐसा कोई बड़ा आदमी मत मानना, जैसा कि सुरेंद्र जी ने बोला है। मैं बहुत सहज व्यक्ति हूँ। जब रात को आया था तो कुछ बच्चों के मैसेज आए कि सर हमारे रूम आ जाओ थोड़ी देर के लिए, तो मैं को आता हूँ। तो विवेक जी और हम बैठे थे, तो कहे सर चलो रूम चलते हैं। उसने गूगल लोकेशन भेजी, हम उसके रूम चले गए। 11:30-12 बजे तक आराम से हम बैठे, बातें की, और उसके बाद में 11:30 बजे जब हम होटल आए तो खाना बंद हो गया था। तो फिर हम बाहर ढाबे पे गए, खाना वाना खाया और वापस आके सो गए। मैं तो क्या, बहुत सीधा, मेरा बड़ा सरल सा जीवन है। तो मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूँ कि आप मुझे कोई ऐसा विशेष ना माने, और मैं ये मानता हूँ कि एक शिक्षक जो होता है वो इतना डेकोरम रखना भी नहीं चाहिए। क्योंकि मैं गर्ल्स कॉलेज में पोस्टिंग थी, मुझे अच्छे से पता है, मैंने 3 साल गर्ल्स कॉलेज में नौकरी करी। बच्चियों के सामने कई बार कई प्रकार की अलग अलग टाइप की दिक्कतें आती, वो कई बार नहीं कह पाती, तो घर वालों को कहते हैं तो नई समस्या क्रिएट हो जाती है, बाहर कह नहीं सकते, तो बेझिझक आके मेरे से कहती थी। क्योंकि मैंने कोई ऐसा डेकोरम सेट नहीं कर रखा था, कोई ऐसी बाधाएं नहीं थी, बड़े आराम से कहती थी और हम उसका बड़े आराम से समाधान कर लेते थे। तो मेरा ये मानना है कि शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच में एक, यूं कहिए कि अजीब सा संबंध होता है, और ये संबंध इतना गहरा होता है जिसकी कल्पना आप इस बात से लगा सकते हैं कि कई बार मैं क्लास में पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में, तो कई बार कोई ऐसी इमोशनल बात मेरे से निकलती है तो कई बार बच्चे रोने लग जाते हैं कि सर वास्तव में। फिर मैं कहता हूँ नहीं रोना धोना नहीं है, लेकिन क्या है कि एक इमोशनल टच रहता है। इसलिए आप ऐसा कोई बड़ा ना माना मेरे को, मैं आपकी तरह एक विद्यार्थी हूँ, और 2017-18 तक मैंने भी परीक्षाएं दी, और ठीक है नौकरी लग गई टाइम पे। कुछ चीज़ें मैंने की वो आप शायद नहीं कर रहे हो, उस पर हम आगे बात करने वाले हैं आज, पहली चीज़। दूसरी बात, मैं आप सभी से थोड़ा पूछना चाहूँगा, एक बार मुझे मोटा मोटा आइडिया हो जाए। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि
आप में से हाथ खड़े करके बताना कि पश्चिमी राजस्थान से कितने लोग हैं, पश्चिमी राजस्थान से ले। और उसके बाद हाथ खड़े करना कि हमारे पूर्वी राजस्थान से कितने भाई बंधु हैं। पूर्वी का देखो बहुमत कम है। अच्छा, उसके बाद दक्षिण राजस्थान के, देखो दक्षिण राजस्थान के भी बहुत कम बंधु है। और उत्तरी राजस्थान से काफी है। अच्छा ये बताइए कि प्रॉपर सूरतगढ़ से कितने हैं? प्रॉपर सूरतगढ़ के ही, बाहर से नहीं है। बताओ। मतलब सर आपके मतलब इस पूरे सूरतगढ़ की इकोनॉमी हमारे पे चल रही है मतलब। अच्छा, एक दो प्रश्न और। इतिहास के हमारे अध्येता कितने हैं, हिस्ट्री के? अरे नहीं है तो भी हाथ खड़ा कर दो, जी जित रह जाएगी। ठीक है। और वरिष्ठ अध्यापक के साथी कितने हैं? शेष बच्चे अध्यापक के कितने हैं? ओके। और एक आखिरी प्रश्न, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेरे से पढ़े हुए कितने हैं? बहुत कम है ना? नहीं नहीं काफी है। अच्छा काफी है, ऐसा कम आंकड़ा नहीं था, आप देख नहीं पा रहे हो। अच्छा, केवल मेरे को पहली बार या YouTube पे ही सुना है, बाकी क्लास या कभी नहीं देखी, ऐसे बच्चे कितने हैं? ऐसे भी काफी है। और पढ़ने वाले कितने हैं? ये डबल हाथ खड़े हो रहे हैं ना। ठीक है ठीक है। तो क्या थोड़ा सा मुझे एक मोटा मोटा अंदाजा हो जाता है कि हम कहाँ बात रख रहे हैं। तो मैं आज की बात शुरू करता हूँ, बहुत अधिक समय नहीं लूँ। मेरा हमेशा से एक बच्चे को ना, बच्चा बोर हो गया कि सर इस उम्र में मुझे ये बातें ना सुनाई जाए। मैंने जब भी किसी मंच पे या किसी भी जगह कोई शब्द बोले हैं तो मेरी वार्ता कभी भी आदर्शवाद पे नहीं रहती। मैं हमेशा धरातली बात करता हूँ, यथार्थ बोलता हूँ, जो है वो बात करूँगा और जैसे मेरे अनुभव रहे हैं उसी बेस पे बात करूँगा। देखिए आप सभी बहुत दूर दूर से आए हुए, जैसा कि मैंने हाथ खड़े करवाए कि सूरतगढ़ प्रॉपर से बच्चे कम है, बाहर से अधिक आए हुए हैं। तो निसंदेह आप बहुत अधिक उम्मीदों के साथ यहाँ पे आए हैं। आप यहाँ पे कुछ लक्ष्य लेके आए हैं। आप यहाँ पे इसलिए आए हैं कि घर के डिस्टरबेंस से दूर होकर यहाँ आके आप बहुत तरीके से पढ़ाई कर सकें। जब आपका ज्ञान बहुत कम होता है तब आप बहुत अधिक बोलते हैं, जब आप बहुत अधिक पढ़ते हैं या लक्ष्य को लेके बहुत डेडिकेटेड हैं तब आप अपने आप खामोश हो जाते हैं। मैं हर विद्यार्थी को कहता हूं कि आप अपनी कंपटीशन की इस जर्नी में एक बात सीख लें, किसी को कोई उत्तर नहीं दे, बस जितना हो सकता है आप खामोश रहें। कोई कह रहा है कि क्या कर रहे हो, बस पढ़ रहे हैं। फेल हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, कुछ भी जवाब नहीं देना, क्योंकि जितना अधिक जवाब दोगे उतने ही अधिक मौके मिलेंगे घेरने के लिए। खामोशियां सबसे बेहतर होती है। एक स्टूडेंट के लिए इससे बढ़िया कुछ नहीं होता कि वो चुपचाप पढ़ाई करे। मैंने देखा है कि हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई शुरू करने से पहले स्टेटस लगा लेते हैं कि अब मेरा मोबाइल बंद हो जाएगा, मैं पढ़ाई शुरू कर रहा हूँ। ये कौन सी पढ़ाई है भाई? ये कहने की कहाँ जरूरत है कि मैं मोबाइल बंद कर रहा हूँ, सीधा ही कर देना। इसलिए पहली चीज इस बात का ध्यान रखना कि आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल शांत रहें, किसी को कोई जवाब नहीं दें। और जवाब देने से होगा क्या, आपकी ऊर्जा खराब होगी, आप शब्द रिकॉर्ड किए जाएंगे और वही शब्दों से वापस आपको टारगेट किया जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं, खाली आप परेशान होंगे। मुझे ठीक से याद है 2010 का साल था और मेरा आईएएस का मेंस का एग्जाम था। मेंस का एग्जाम था और कुछ 2-1 महीने पहले दुर्भाग्य इस बात का था कि मेरे अल्सर कोलाइटिस डायग्नोस हुई बड़ी आंत में। तो मैंने सोचा कि मेंस दे देता हूँ, उसके बाद मैं डॉक्टर के पास जाके चेक करवा दूंगा। तो बीमारी क्या दिन ब दिन बिगड़ती गई। तो 6-7वें दिन एक साथी ने कहा कि मेरे साथ ही रहता, उसने कहा यार
परीक्षा का इंतजार नहीं करते, अपन पहले एक बार चेक करवा देते हैं, कुछ टैबलेट्स खा लेंगे, उसके बाद ठीक हो जाएगा, मेंस दे देना, उसके बाद बढ़िया चेकअप करवा लेंगे, ठीक है। हम हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने कहा कि पूरे चेकअप वेकअप किए, 10 से 5-7 दिन बाद सारी रिपोर्ट्स आई। तो रिपोर्ट्स आने के बाद में डॉक्टर ने कहा कि बेटा किसकी तैयारी कर रहे हो? मैं कहा मेरा आईएएस का मेंस है दिसंबर में, और ये बात है शायद सितंबर अक्टूबर के आसपास की, 2010 की बात है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि फिर काफ़ी देर तक तो कुछ बोले नहीं, क्योंकि डॉक्टर भी यंग था। उसने कहा कि आप मेंस छोड़ दोगे? थे छोड़ दो मेंस। मैं क्यों? तो क्या मेंस की स्थिति में आप है नहीं। मुझे कुछ समझ भी नहीं आया एक दिन में, होगा हुआ क्या। तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा ऐसा है कि कड़वी सच्चाई ये है कि अब आप यहाँ तो हेल्थ को चुनना है या जॉब चुननी है। ये बीमारी अब आपके जीवन भर रहने वाली है, मरते दम तक खत्म होने वाली नहीं है, और इस बीमारी के साथ आप प्रशासन की नौकरी नहीं कर पाओगे। तो बेहतर ये है कि मैं आपको सुझाव दे रहा हूं कि अभी से आप इस फील्ड से दूर होकर अपना कोई दूसरा ऑप्शन चुनिए। इतना जब उस डॉक्टर ने बात करी तो ये व्यक्ति कोई स्वीकार नहीं कर सकता कि जब फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस का मेंस दे रहा हो, दिल्ली बैठा हो और अपने पूरे ड्रीम को लेके डेस्परेटली सोच रहा है कि कुछ ही महीनों में मसूरी में होंगे। मसूरी आईएएस का ट्रेनिंग सेंटर है, और पीछे की 6-7 साल की एक मेहनत थी कि भाई जाना ही है, मतलब जाना है, बात खत्म। मुझे नहीं मतलब कि हिंदी मीडियम में कितने सिलेक्शन होते हैं, और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल और हिस्ट्री ऑप्शनल के साथ में क्या होता है, मुझे नहीं मतलब। लेकिन मुझे मेरी तैयारी पे इतना भरोसा था कि भाई कुछ न कुछ डेफिनेटली होगा और ठीक होगा। लेकिन जब एंड टाइम पे जब ये सुनने को मिला तो उसके बाद मैं बहुत निराश हो गया। निराश का मतलब ये था कि अंदर से टूट सा गया, जैसे हिम्मत कुछ रही नहीं। ऐसी स्थिति में भी जब बात कुछ लोगों को पता चली तो हुआ यूं कि फिर मेंस की स्थिति मेरी सच में नहीं रही, और 2 पेपर दिए। फिर मैं स्टेरॉइड के इंजेक्शन ले लेके पेपर देने जाता, और एक कंपाउंडर के पास जाता था, वो 70 mg का एक स्टेरॉइड का इंजेक्शन देता था यहाँ पे, और उसके बाद मैं पेपर देने जाता। उसने कहा कि क्यों शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कुछ पेपर लास्ट वाले छोड़ के मैं घर आ गया। अब आप सोचिए कि आप कहते हो ना कि सर हमारे ऊपर कई बार कोई लोग कटाक्ष करते हैं। मेरे को बाड़मेर आने के बाद कुछ लोग ऐसे मिले कि प्री नहीं हुआ था, मेंस कहां से देगा। आप सोचिए कितनी असंवेदनशील बात है कि व्यक्ति किस स्थिति से जूझ रहा है। 58 kg के साथ दिल्ली गया था, 43 kg के साथ वापस आया है, और 15 किलो भार लॉस करके घर आया कोई, तो डेफिनेटली कोई बड़ी दिक्कत ही रही होगी। लेकिन असंवेदनशीलता देखिए कि ये चीजें थी। फिर मैंने वापस कोई जवाब नहीं दिया, ठीक है अपने को क्या करना, जी आपको अगर लग रहा है तो ठीक है मान लो। और मैंने मेरे काम करता रहा, टैबलेट्स खाते रहे, शांति से काम करते रहे। आज आप देख रहे हो कि बच्चों का कितना मुझे प्रेम मिलता है। मैं कई बार मैं तो अभी भी भावुक हो जाऊं बात करते गए, इसलिए मैं थोड़ा मजबूत होने की कोशिश कर रहा हूं। ये सब चीजें क्यों होती है? मैंने कभी किसी को रिस्पॉन्स किया ही नहीं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपका जो रिजल्ट होता है ना, इससे बढ़िया कोई जवाब है ही नहीं इस सृष्टि। इस रिजल्ट से बेहतरीन कोई जवाब नहीं है। और कहते हैं कि जब एक पॉजिटिव रिजल्ट आता है ना, एक पॉजिटिव रिजल्ट चाहे 10 फेलियर के बाद में आओ, दुनिया की सारी सड़कें आपके घर तक आती है। पूछना नहीं पड़ता कि आपका घर कहां पे है, लोग अपने आप आपका घर ढूंढ लेते हैं। लोगों के द्वारा उठाई गई हर अंगुली वापस मुड़ जाती है। इसलिए कहते हैं कि काम हमें ऐसा करना है, बस किसी को कुछ बताना नहीं है, किसी को कुछ कहना नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि बिल्कुल ये प्रदर्शन नहीं होना चाहिए कि मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। आप यहां पे रहिए, सूरतगढ़ी रहिए, 5-7 का ग्रुप बना के रहिए, और मेहनत ऐसी कि जान निकल जाए, और रात को 12-1 बजे तक पढ़ते पढ़ते ऐसी स्थिति आ जाए कि यहाँ पे सीने पे रखी हुई किताब पड़ी रहे और आंखें बंद होने लगे कि भाई मेरे से इससे अधिक हो नहीं सकती। उस दिन आपको लगेगा, उस दिन लगेगा कि आप वाकई में मेहनत कर रहे हैं।
देखो मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, जिस दिन आपका दिन खराब होगा ना, जिस दिन भी, उस रात को आपको अंदर से फील होगा कि यार मैं कर क्या रहा हूं यहां पे। रात को ठीक से नींद भी नहीं आएगी, वो क्या रहा है, मतलब मैं आया क्या हूं यहां पे, किस लिए यहां पे आया हूं। और जिस दिन आप सुबह उठ के और रात को सोने तक पूरे दिन जबरदस्त पढ़ाई की है, मतलब आपकी क्षमता से एक कदम आगे, उस रात की नींद ही अलग होती है, उस रात का सेटिस्फेक्शन अलग होता है। और मैं कहता हूं स्टूडेंट को, आप है ना ऐसे 5 दिन करके देखिए, 5 दिन आपको एक अलग प्रकार की अनुभूति होगी। और जब कुछ नहीं हो रहा है, समय खराब हो रहा है, तो खुद से सवाल कर लीजिए। मैं दिल्ली में था, उसी साल की बात है, 31 का टाइम था और बच्चों ने कुछ पार्टी गई थी, तो सभी ने कहा कि पार्टी करेंगे आज, ये वो, मेरे को कहा आप भी आना, मैं भी चला गया। पार्टी में गए, वहाँ पे बैठे रहे सब ने, कोई किसी ने अपने अपने हिसाब से सभी ने पार्टी की। मैं तो मेरा ब्राह्मण आदमी और जिंदगी में कोई कुछ किया नहीं, मैंने मेरी जीवन में कभी चाय के अलावा कोई नशा नहीं किया। और दूसरा किया पढ़ाई का, जो मुझे आज भी है। आज भी गाड़ी में आता हूँ तो किताब रखता हूँ कि 2 चीजें सीख के आऊँगा, नुकसान क्या है। तो 2-2:30 बजे वहाँ से फ्री हुए घर आए। घर आया तो आपको पता है कि 2-2:30 बजे सोते हैं, फिर सुबह जल्दी उठ नहीं पाते, पूरा शेड्यूल बिगड़ा। मैं बैठे रात को वापस जाता, सोचा कि यार गाँव छोड़ के बाड़मेर आया, बाड़मेर छोड़ के दिल्ली आया, क्या यही करने के लिए आया हूँ। मन में यही बातें आ रही कि कर क्या रहा हूँ, कितनी कंपटीशन है, लोग पढ़ रहे हैं और मैं इधर पार्टियां कर रहा हूँ। कितनी मुश्किल से पापा पैसे भेजते हैं, बड़ी मुश्किल से गाय का 2 किलो घी बचा के बेच के उसमें से 800-1000 रुपए आते हैं, वो बेचते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है। उन्होंने खुद ने बाइक नहीं ली, ना साइकिल ली, वो पैदल ले आते हैं कि मेरे बच्चे को साइकिल दिला दूं ताकि वो कोचिंग और रूम का डिस्टेंस है वो जल्दी कवर कर सके। उन्होंने कई सालों से कपड़े नहीं सिलाए कि मेरा बच्चा है वो रात को नाइट पैंट और टी शर्ट में सो सके, वो रात को है वो धोती में ही सोएंगे, क्योंकि बच्चे को ठीक कपड़े दिलाने, क्योंकि मार्केट के बच्चों में देख के वो बच्चा अपने आप को कमतर फील नहीं करे। क्योंकि मार्केट के बच्चों की ड्रेसेस देखते हैं तो बच्चा वो भी लगता है उसको भी मैं भी कुछ ठीक कपड़े पहनूं। जब वो इतने सेक्रीफाइस करके आपके लिए 2000 रुपये भेज रहे हैं, हम यहाँ पार्टी कर रहे हैं, हम शर्म नहीं आती क्या, कर क्या रहे हैं हम। मुझे, मैं हकीकत बता रहा हूं, क्योंकि एक तो मेहनत की बदौलत बहुत जल्दी नौकरी लग गया, बाकी जब भी थोड़ा सा भी बेरोजगारी का दौर रहा और घर से जब भी पैसे आए, मस्तिष्क में प्रश्न हमेशा आता था कि इसकी वैल्यू हम कभी चुका ही नहीं पाएंगे। बस इसकी वैल्यू यही है कि जो उन्होंने उम्मीद की है हम उस अनुसार पढ़े। आप सोचो कि मैं अहमदाबाद के अंदर हॉस्पिटल में एडमिट, राजस्थान अस्पताल के अंदर, मेरे वही कोलाइटिस की प्रॉब्लम, और मैं सोता सोता यहाँ से मेरे को कहा था कि भाई एडमिट करेंगे, तो मैं साथ में 4-5 किताबें ले गया। और वहाँ जाके जब अस्पताल में एडमिट किया तो एक हाथ में ये लगी हुई नली और मैं पढ़ाई आराम से किताबें देख रहा हूँ। मैंने कहा क्योंकि बीमारी तो जाएगी नहीं, ये तो बात है, इसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। पढ़ाई छोड़ दी तो ये करियर भी खत्म, क्योंकि यही एक ऑप्शन है कि जिसकी बदौलत हम अपने आप को वापस स्थापित कर सकते हैं, बाकी कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो परिस्थिति हम, क्योंकि देखो हम रोज ऐसे कई जगह देखो, छोटी सी समस्या आती है तो बच्चे मैसेज करते हैं मुझे, सर मेरे ये दिक्कत है, वो जीते जी तो आएगी, मर जाएंगे ना उसके बाद अग्नि का एहसास भी नहीं होता। अगर आप जिंदा हैं ना तो दिक्कतें आएगी, किसी के फैमिली इश्यूज होंगे, किसी के आर्थिक इश्यूज होंगे, किसी के शारीरिक होंगे, हर प्रकार के इश्यूज आते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अंदर धुन होती है ना एक, अगर वो धुन है तो मुझे लगता है कि वो समस्या आपको बहुत अधिक रोक नहीं सकती। और वो जुनून, वो पागलपन चाहिए होता है पढ़ाई में। मुझे ठीक से याद है कि मैं आरबीआई छोड़ के और घर आया वापस, मुझे 2nd ग्रेड की वैकेंसी आई, मेरा शरीर सपोर्ट नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। स्थिति ये थी कि मुझे 20-20 बार डेली दिन में टॉयलेट जाना होता था, कहीं बाहर नहीं जा सकता, सो नहीं सकता, ठीक से चल नहीं सकता। मैंने कहा इससे अच्छा है तो शिक्षक बन जाता हूँ, घर पे नौकरी कर लूंगा। तो ये इन स्थितियों से जब मैं घर आता हूँ वापस, तो मैं कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहा था, मैं शायद चूक गया वहाँ से, याद ही नहीं आ रही आपको देख के कोई अच्छी शिक्षा थी
लेकिन कोई नहीं, छोड़ो। तो कहने का मेरा सेंस ये था कि चीज़ें जो होती हैं वो बहुत आप कर सकते हैं, ऐसी कोई कठिनाई होती नहीं जो हमें लक्ष्य से दूर कर सके। पागलपन होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कह रहा था कि मैं जब वापस घर आया ना, तो मैं जैसे ही पढ़ने बैठता तो मेरी पढ़ाई किताबें, और मैं फ़ोन को तो आज भी जब पढ़ता हूँ तो ये ऐसे साइलेंट करके उल्टा रखता हूँ, आज भी उल्टा रखता हूँ। कई बार बच्चे कहते सर रेस्पॉन्स नहीं दिया, मैं देता ही नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि पढ़ाई के समय ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। साइलेंट करके और मैं मेरे पढ़ने बैठ जाता। पढ़ते 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 मुझे ये याद नहीं रहता कि पढ़ रहा था, मम्मी आती कि चाय पी ले या नाश्ता कर ले, 10 बज गई है। चाय नाश्ता किया, फिर पढ़ने बैठ गए। स्नान कब किया पता नहीं, 3 बजे 4 बजे, कुछ याद नहीं। ये शेविंग कब की है, कितने दिन से, वो पता नहीं। कई बार स्नान नहीं भी होता था। मतलब इसे पागलपन सा कहते हैं। और ये पागलपन किसी व्यक्ति में अगर 6 महीने 1 साल सवार हो जाए ना, तो बाकी सब बातें झूठ हो जाती है कि सीट कम है या फिर ये सब चीज़ें हैं, वो कुछ भी नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि आपके अंदर पढ़ाई का वो पागलपन होना बहुत ज़रूरी है। वो रोग कब आता है? जब आप शांति से पढ़ाई करते हैं, दिखावा नहीं करते। ये चीज़ें चलती है। एक बात मैं हमेशा नोटिस करता हूँ कि हम पढ़ाई करते हैं, 2 दिन करते हैं, 4 दिन करते हैं, उसके बाद वापस पढ़ाई छोड़ देते हैं। नियमितता बिल्कुल नहीं रह पाती। और फिर कहते सर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। अरे पढ़ाई में मन कैसे लगेगा? जब आप एक टारगेट लेके कंटिन्यू कर ही नहीं रहे। एक दिन आप फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, एक दिन आप सेकंड ग्रेड पे लग रहे हैं। किसी ने कुछ कह दिया, लाइब्रेरी में गए थे और लाइब्रेरी में किसी ने कह दिया कि फर्स्ट ग्रेड की सीट ही नहीं है। अरे 4 बार कोर्स किया हुआ, कल एक मैसेज आता है सर 4 बार कोर्स किया हुआ है, अब सोच रहा हूँ कि L1 की कर लूँ। 4 बार किसका किया बेटा मैंने? तो क्या सर मैंने इतिहास 4 बार पढ़ ली है, टेस्ट सीरीज में नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, तो अब सोच रहा हूँ L1 की कर लूँ क्योंकि उसमें पोस्ट नहीं आई। तो फिर सिलेक्शन किसका होता है आखिर? पोस्ट तो बढ़ भी जाएगी। ये चीज़ें क्यों होती है? ये चीज़ें सिर्फ इसलिए होती है कि हमारी नियमितता होती नहीं है। हम यहाँ पे लाइब्रेरी में गए, लाइब्रेरी में जाने के बाद किसी के पास में नई किताबें 4 देख ली, हमारा मूड खराब हो गया कि वो ये पढ़ रहा है, मेरे पास तो अलग किताबें हैं, उसके पास तो उसके नोट्स है, मेरे पास तो ये नोट्स है, मेरे नोट्स में तो वो शब्द लिखा हुआ ही नहीं है, इसके नोट्स में तो पढ़ा है। इन चीज़ों में मत उलझिए। मैं कहता हूं कि सामग्री लिमिटेड रखिए पास में, और सामग्री सिलेक्शन के लिए इतना अधिक जिम्मेदार होती नहीं है। सिलेक्शन के लिए जिम्मेदार चीजें जो होती है उसे हम कहते हैं कि आप उस सामग्री को पढ़ते कैसे हैं। आप एक ही किताब आप मुझे दे दो और एक ही किताब आप ले लो, दोनों उन किताब को पढ़ते हैं, और उसके बाद आप देखना कि दोनों के जब मार्क्स आएंगे तो आपको क्या लगता है, दोनों के नंबर सेम आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उसको पढ़ने का जो हमारा तरीका है वो दोनों का ही अलग अलग है। इसलिए कहते हैं कि ये लाइब्रेरी में वगैरह में जाओ तो अकेले तैयारी करो, ये फालतू डिस्कशन मत करो किसी से। ये सबसे बड़ी समस्या आजकल के स्टूडेंट में देखने को मिलती है। थोड़ा धैर्य रखिए, सब्र रखिए, तभी जाके चीजें होती है। आपको अचानक से चाहिए होता है, और आपको पता है प्रगति तो हमेशा धीरे धीरे होती है। जल्दी तो क्या होता है? पतन। जल्दी हमेशा पतन होता है, प्रगति हमेशा धीरे धीरे होती है। एक दो लाइन आती है कि कह रहा है सौर ए दरिया को समुद्र का सुकून। शब्द है कि कह रहा है शौर ए दरिया को समुद्र का सुकून, कि जिसमें जितना ज़र्फ है वो उतना ही खामोश है। कि जिसमें जितना ज़र्फ है वो उतना ही खामोश है। मतलब ये होता है, दरिया का मतलब नदी और समंदर का मतलब आपको पता है ओशियन। दरिया हमेशा शोर करती है, नदियां आवाजें करती है, समुद्र में कोई आवाज नहीं आती। तो क्या कह रहा है कि शौर ए दरिया को पूछता है समुद्र का सुकून। समुद्र हमेशा कैसे रहता है? सुकून में। और गहरा कौन है? समुद्र। पानी किसके पास अधिक है? समुद्र के पास। लेकिन आवाजें कौन कर रहा है? दरिया। कि शौर ए दरिया को पूछता है समुद्र का सुकून, कि जिसमें जितना ज़र्फ है, जिसमें जितनी गहराई है, सहनशीलता है, वो उतना ही खामोश है। इसलिए कहता हूँ कि ये आप खामोशी जो होती है ना, ये सबसे बेहतरीन इलाज होती है। पढ़ते जाइए, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा शांत रहेंगे, दुनिया से अलग रहेंगे, एक दिन अपने आप ही लाइमलाइट में आ जाओगे। एक दिन ऐसी पहचान स्थापित होगी कि
कोई ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। आपको लगता होगा जैसे आप मेरे को देख रहे हैं या आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति बना कैसे है, कुछ भी नहीं है। मैंने भी आपकी तरह 10वीं करी, मैंने भी आपकी तरह 12वीं करी, गवर्नमेंट स्कूल में करी, मैंने भी आपकी तरह बीए की, फिर मैंने भी बीएड की, मैं भी आपकी तरह तैयारी कर रहा था तो मैं भी मास्टर बन गया। फर्क इतना है कि मैंने बहुत चुनिंदा दोस्त रखे हैं, मेरे पास आज भी 4-5 दोस्त ही हैं, और जिनको दोस्त बना के रखा और आज भी बने हुए और हर बात पे डिस्कस करते हैं, पढ़ाई करते हैं, किताबें पढ़ी, मेहनत करी, किसी भी निरर्थक फालतू फिजुल बहस में आज तक नहीं उलझे। जीवन बड़ा सरल रखा है, कोई नशा नहीं, कोई पता नहीं, साथ में रहने वालों ने नशे कर ली लेकिन कभी मजाल है कि किसी ने कुछ भी नशा करना सिखाया हो, कोई टेंशन नहीं। घर जाते हैं आराम से सोते हैं, ऐसे नहीं माँ बाप से छुप के सिगरेट पीनी पड़े या अमल लेना पड़े, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। वो कपड़े पड़े आराम से माँ चेक करती है कि अंदर कपड़ों में कुछ है तो नहीं, और नशे वाले को तो छुपानी पड़ती है, कोई चिंता नहीं। जो बताया हमेशा मुंह पे बोला हुआ, याद नहीं रखना पड़ता कि कहाँ पे क्या बोला, क्योंकि झूठ नहीं बोलते, जैसा है वैसा बोल देते हैं। इसलिए कहते हैं कि जीवन को इतना सरल रखिए कि उसमें बनावटीपन आना ही नहीं चाहिए। मुझे कई बार कहते हैं कि सर आप बड़े मंच पे जाते हो तो ऐसा किया अगर, मैंने कहा कुछ नहीं करना भाई, जैसा मैं इस शूज में कंफर्टेबल हूं तो यही पहन के जाऊंगा, मुझे ये ठीक लग रहा है तो ये पहन के चला जाऊंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है कि सामने वाला क्या सोचता है। बड़ा सरल सा जीवन है। कॉलेज में जाता हूं, बच्चों से बहुत ही क्लोज होके बात करता हूं कि क्या दिक्कत क्या है, कोई ऐसा बनावटीपन मैं नहीं लाया। और मैं हमेशा इसलिए आपको भी कहता हूं कि बड़ा सरल जीवन रखिए अपना, क्योंकि देखो हर प्रकार के लोग आपको जीवन में मिलेंगे। आप जैसा जैसा जहां जहां जाओगे ना, आपको अलग हर टाइप के लोग मिलते हैं। या सूरतगढ़ आके भी बाड़मेर के एक बच्चे का मुझे बाद में पता चलता है कि वो यहाँ आके स्मगलिंग करना शुरू कर गया। स्मगलिंग मतलब ये नशे पत्ते करना और उसका व्यापार करना शुरू कर गया। आया पढ़ने था। एक बच्चे के बारे में मुझे जब उसके बड़े भाई ने बताया कि सर इसको समझाओ, मैंने कहा समझा दूंगा, ले आओ। मैंने सोचा कि उसको पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है, या मैंने सोचा कि कोई मोबाइल्स में आजकल गेम आते हैं ऐसा कुछ खेल रहा है तो समझा देंगे, तो वो ले आया उसको। तो मेरे को कहा संडे को आना, अपन फुर्सत में उस बच्चे को समझा देंगे तो पढ़ लेगा। मैंने सोचा कंफ्यूज है कि किसकी तैयारी करूं। तो आए वो 3-4-1 बजे शाम को आए, दोपहर में आए। मैंने कहा हाँ बता क्या हो। तो सर ये बेचता है वो पुड़िया उड़िया। मैंने आपको कह रहे क्या, कहाँ से? तो सूरतगढ़ गया था और उसके बाद ही रास्ता भटक गया है और बुरी तरह से बिछड़ा हुआ है। मुझे सच में पहली बार पता चला कि यहां आने के बाद कुछ बच्चे ये भी करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आप यहां सब घर बार छोड़ के यहाँ बैठे हैं तो मन में सोच के आए कि 1 या 2 साल में कहानी खत्म करके घर जाएंगे। कहानी खत्म ढंग से करनी है। कहानी खत्म का मतलब ये नहीं है कि बहुत दर्दनाक अंत हो उसका। कहानी ऐसी होनी चाहिए कि वापस जाने के बाद में साथी आपके कहें कि यार ये तो बहुत सामान्य व्यक्ति था और बहुत अच्छी जगह चला गया, और फिर रास्ते अपने आप। मैं आपको बताऊं, कोई भी व्यक्ति सोच के नहीं निकलता कि मैं आईएएस बनूंगा। मैंने मेरे जीवन में नहीं सोचा था कि मुझे इस प्रकार का मंच मिलेगा और मैं ऐसे मंच पे आके बोलूं। मैं बड़ा शर्मीले नेचर का व्यक्ति था। 12वीं तक तो ये हालात थे कि सर मुझे प्रार्थना के लिए भी आगे बुलाते थे, तब भी मेरा हाथ ऐसे करता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा की चीजें होगी। मैंने इतना जरूर सोचा था कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करूंगा या सेना में चला जाऊंगा, लेकिन वो दोनों चीजें स्वास्थ्य के साथ चली गई। मस्तिष्क में नहीं था कि इस हायर एजुकेशन में आएंगे और आप बच्चे मुझे सुनेंगे। सब डेस्टिनी ने तय कर रखा है आप कहां जाने वाले। बस बात ये है कि सब्र के साथ में तैयारी होते रहना बहुत जरूरी है। बस मेहनत करते जाओ। आप कहां पहुंचने वाले हो ये आपको नहीं पता। 4 पंक्तियां आती हैं, सुरेंद्र जी बोलते हैं तो मैं भी थोड़ी बोल लेता हूं कि ख्वाब जहां पलते हैं, ख्वाब तो आप समझते हो कि ख्वाब जहां पलते हैं मेरे, खबर वहां तक रखता हूं। ख्वाब जहां तक पलते हैं मेरे, खबर वहां तक रखता हूं। जमीन पर पांव है मेरे और नजर आसमान तक रखता हूं। जमीन पर पाऊं, क्योंकि डाउन टू अर्थ होना व्यक्ति को बहुत ज्यादा जरूरी है, और नजर आसमान पर रखता हूं। और मंजिल से भी वादा कर रखा है मैंने मिलने का। मंजिल से भी वादा कर रखा है मैंने मिलने का। और अब देखना यह होगा कि सब्र कहां तक रखता हूं।
कि सब्र कहाँ तक रखता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। 2 महीने में कई बार आपको रिजल्ट चाहिए होता है। मैं कई बार मेरे पास मैसेज आते, सर आपका कोर्स लिया है और 6 महीने में हो जाएगा क्या? 6 महीने में बेटा वैलिडिटी पूरी होगी और तो कुछ नहीं होगा। 6 महीने में कोर्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप किताब से पढ़ो, चाहे आप कोर्स से पढ़ो, चाहे आप गाइड से पढ़ो, एक विषय अपना समय लेता है। आपको उसको दिमाग में डालने, वापस 4 से 5 बार रिवीजन करने में वक्त लगेगा। अगर 1-1.5 साल के लिए सब्र रख सको तो तैयारी करो। और आपको लगता है कि नहीं हमें 5 और 6 महीने में ही नौकरी चाहिए, तो बेटा वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कोई भी विषय हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, विषय अपना प्रॉपर समय मांगता है। और जब मैं कहता हूं कि आप बाड़मेर छोड़ के या जालोर छोड़ के या जोधपुर छोड़ के या नागौर छोड़ के यहाँ सूरतगढ़ आते हैं, तो आपको तो वहां से केसरिया करके आना चाहिए। केसरिया समझते हो? केसरिया का मतलब क्या होता है कि अब आर या पार। फिर ये घंटे काउंट नहीं होते 14 हुए कि 15 हुए। मैं पूछते हो ना, मुझे बड़ा ऐसे दया सी आती है, क्रोध भी आता है। कहते सर कितने घंटे पढ़ूं? तो मैं कहूंगा कि 3 घंटे पढ़ना है तो 3 घंटे पढ़ेगा। घंटे काउंट क्यों करने पड़ रहे हैं? जब वहां से घर से निकल ही गए हो तो ठीक से निकलो ना भाई। अब पता है कि जैसे खानवा के युद्ध में मारना सांगा निकले हैं और हसन खान मेवाती अगर निकला है तो ये सोच के निकला है कि हम जिंदा वापस आके भोजन करेंगे घर आके। वो ये सोच के निकले हैं कि यहां तो बाबर रहेगा या हम रहेंगे, बात खत्म। और फिर युद्ध भी उस स्तर का होता है, और युद्ध उस स्तर का होता है, फिर परिणाम भी उस स्तर के आते हैं, और 400-500 साल बाद में भी हम याद करते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब घर से निकल ही गए हैं तो मुझे लगता है कि ना घंटे काउंट करने चाहिए, न पोस्ट काउंट करनी चाहिए, न कंपटीशन कितना मार्केट का ये देखना चाहिए। हमें सिर्फ ये देखना है कि आप कितने रेडी है। मैं आपको 5 प्रश्न पूछ लूं और क्या आप मुझे उत्तर देने में सक्षम है? कई बार मैं बच्चों से बात करता हूं, तैयारी है पूरी? हाँ तैयारी पूरी है। प्रश्न पूछूं तो प्रश्न नहीं पूछना, क्यों? तो तैयारी कैसी पूरी है? कॉन्फिडेंस तो ये होना चाहिए ना कि तैयारी पूरी है, पूछ सकते हो, आप कहीं से भी पूछ सकते हो। मैं इंटरव्यू देने गया कॉलेज लेक्चर है प्रोफेसर का, तो उन्होंने जाते ही पूछा कि कौन सा भाग तैयार करके आए हो। यद्यपि मैंने राजस्थान इतिहास और विश्व इतिहास नहीं पढ़ा था क्योंकि इतना टाइम मिला नहीं, इंडियन हिस्ट्री पढ़ के गया था। मैं सर सारा ही तैयार है। कॉन्फिडेंस तो रखो, सारा ही तैयार है। नहीं आएगा तो मना करते हैं कि अपराध थोड़ी है, तैयार तो है, तो परीक्षा पास हुई है। कहाँ से पूछे? मैं जैसा भी आपको ठीक लगे। तो आधुनिक से पूछ लें। हाँ सर वही पढ़ा हुआ था, मन में सोचा वही पढ़ा हुआ है। शुरू कर दिया, चलता रहा, चीजें चलती रही, बड़े आराम से चलती रही। तो ये कॉन्फिडेंस का बाधा जब आपने सच में पढ़ाई की है। कोई कहता है सर रात को पढ़ूं कि सुबह पढ़ूं उठ के? वही पढ़ाई करनी, कभी भी करना। कभी कभार रात को कर लो, कभी सुबह उठ के पढ़ लो। लेकिन बात यह है कि हम पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे। यहां पे आके पंचायती कर रहे हैं क्या? यहां पे आके पुस्तक भंडार पे, लाइब्रेरी के अंदर या 4 रूम लिए और बीच में बैठ के आराम से अगर आप पंच बने हुए हैं तो आप मान के चलना कि आप अपनी असफलता की कहानी उस जगह बैठे बैठे लिख रहे हैं। ये कंपटीशन है, बड़ा निर्दयी है। ये नहीं देखता कि आप किस गरीब परिवार से आते हैं या अमीर से आते हैं। ये नहीं देखता है कि आपके घर वालों ने कितने सैक्रिफाइस करके आपको यहाँ भेजा है। ये भी नहीं देखता कि आप पहले कितनी बार फेल हुए हैं और आपको नौकरी की सख्त आवश्यकता है। ये भी नहीं देखता कि आपके ऊपर पीछे पूरा परिवार इंतजार में बैठा है कि ये नौकरी लगे तो इन 2 बच्चियों को आके भेजूं। ये भी नहीं देखता कि आपके हालात अच्छे नहीं है, आपको नौकरी की सख्त आवश्यकता है। ये सिर्फ ये देखता है कि ओएमआर सीट में आपने गोले कैसे भरे हैं। वो सीधी कंप्यूटर में ओएमआर से स्कैन होती है, सीधे नंबर आते हैं, किसी 120 में से 18 आते हैं, किसी 120 में से 112 आते हैं। और ये तय इस बात पे होता है कि आपने कितनी गहराई से, कितनी तन्मयता से किताबों को घोट घोट के याद किया है। हालत खराब हो जाती है किताब की साइज बड़ी हो जाती है। 120 पेज की किताब, 120 पेज का रजिस्टर ऐसे लगता है जैसे 500 पेज की किताब हो। 5-5, 6-6 कलर के स्याही घसी भी होती है उस नोट्स पे या उस किताब के ऊपर।
तब परीक्षा हॉल में जाते ही याद आता है कि ये बात पृष्ठ के किस भाग में लिखी हुई है। सीधा याद आता है कि दाएं तरफ ऊपर की तरफ मेरे लिखा हुआ है। ये स्थितियां आती हैं तब एक्यूरेसी आती, तब आप कहते हो हमारी एक्यूरेसी नहीं आती, गलत ज्यादा हुए सर, गलत होंगे ही कि मार आता आता है गलत हो गया, आते आते कैसे गलत हो गए, या तो आ नहीं रहा था या गलत हो गया, सीधी सी बात है। देखो आता आता किसी का गलत नहीं होता, ये एक सदी का सबसे बड़ा झूठ है, ये सबसे बड़ा झूठ है जो हम लोग अपनी असफलता को जस्टिफाई करने के लिए हर जगह बोलते हैं। आता आता किसी को गलत नहीं होता, पहली चीज। दूसरी बात, जब हम बाहर निकल के कहते हैं ना कि आधे नंबर में फेल हो गए हो या एक नंबर ही ला रहे हो, भाई साहब आपने परीक्षा हॉल में पूरी ताकत लगा ली थी, एक नंबर आया नहीं, आप एक नंबर से नहीं हुए हैं। आप ये एक्सेप्ट कीजिए कि परीक्षा हॉल में आपने सारे हार्मोन एक्टिव कर लिए थे, आपने पूरी ताकत लगा ली थी, पूरी चेष्टा की थी, अगर किसी प्रश्न की अगर छोटी अंगुली भी पकड़ में आई थी तब भी उसको आपने गिराने की कोशिश की थी, लेकिन उत्तर निकला नहीं निकला, एक नंबर आया नहीं, आपने पूरी मेहनत कर ली उसके बावजूद भी। और मैं ये कहता हूं कि जब आप घंटों घंटों पढ़ के घंटों घंटों मेहनत करने के बाद में जब आप सिलेक्शन लेते हैं ना, तब वो एक नंबर ही हासिल करते हैं। वो एक नंबर के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो एक नंबर आता है, और हम हंसते हंसते गलत करके आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब जितना आप ढंग से मेहनत करेंगे, जितनी आप बार बार रिवीजन करेंगे, एक भाग के लिए भाई एक ही किताब रखो ना, ये 20 किताबें रखने की क्या जरूरत है। एक किताब तो कम से कम ठीक से याद करो। अपने घर पे लाइब्रेरी बना देते हैं और उस लाइब्रेरी में फिर कंफ्यूज होते हैं कि अब पढ़े क्या और छोड़े क्या इसमें। इसलिए इस बात का व्यक्तिगत रूप से मैं आपको कह रहा हूं, आप सब आए हैं तो कह रहा हूं कि हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि जब भी किसी परीक्षा की तैयारी करें तो बड़ी शांति से करें। किसी को मत कहो कि मैं किसकी तैयारी कर रहा हूं, सिर्फ 2-4 लोगों को पता होना चाहिए। रिजल्ट आएगा तब दुनिया अपने आप देख लेगी। दूसरी बात, हर भाग के लिए एक एक मैटर रखे, चाहे नोट्स रखो, चाहे किताब रखो, जो भी रखो। आप किसी को पूछो मत मुझे क्या पढ़ना है, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग राय देगा और उस राय में आप कंफ्यूज ऐसे होंगे कि आप लास्ट में डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि मुझे किस किस मटेरियल को देखना है। हर भाग की एक ही किताब लेके और फिर गायब हो जाओ, फिर मत देखो कि क्या चीजें हो रही है दुनिया में। फिर आप इतना काम करिए कि अपने उस सिलेबस को बार बार पढ़िए, उसको जितना आप रिवीजन कर सकते हो करिए, इस फोन को जितना साइलेंट करके रख सकते हो रखिए, आप जितनी ज्यादा मेहनत कर सकते हो करिए। इससे पता 2 फायदे हैं, एक तो रिजल्ट मिलेगा, दूसरा व्यक्ति अच्छे हो जाएंगे। व्यक्ति अच्छा होने का क्या मतलब है, जब आप अपने आप को इतना पढ़ाई में डाल देंगे ना, तो ना तो आपको गलत आदतें पड़ेगी, ना आपको गलत चीजें याद आएगी, ना आप अपने आप को गलत लोगों के साथ डालोगे, ना आप अपने आप को इन चीजों में संलग्न करोगे जो आपका समय खराब करते हैं। इसलिए कहते हैं कि पढ़ाई 2 चीजें देती है, केवल नौकरी नहीं देती बल्कि एक अच्छा व्यक्ति बनाती है आपको। और जितनी बढ़िया से करोगे उतना आपका परिवार भी आपसे खुश होगा। और मैं तो सिर्फ यही कहता हूं कि जब इतनी दूरी से यहाँ पे आए हो और यहाँ आके आप घर के भोजन को त्याग कर यहाँ का जब आप पीजी का या हाथ से बना हुआ भोजन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको तैयारी भी उस लेवल की करनी चाहिए। आपके रूम में आपका कोई भी व्यक्ति दोस्त 12 बजे 11 बजे भी आता है तो आप पढ़ते हुए मिलने चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत रेस्ट करिए, लेकिन पढ़ाई के साथ कभी कोताही मत करना। ये 3 या 4 साल की है, आगे का पूरा जीवन बाकी कार्यों के लिए पढ़ा है। ये याद होने की क्षमता है 26-27 साल तक आते आते खत्म हो जाती है। ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति 30 साल तक पढ़ सकता है, उसके बाद नहीं पढ़ सकता, फिर जिम्मेदारियां आ जाती है। आप ये मत सोचना कि हर दिन आपका समान रहने वाला है। आज पैसे आ रहे हैं, कई बार घर में ऐसी स्थिति होती है, मैंने देखा है ये स्थितियां, मैंने बहुत निकट से 1-2 मेरे स्टूडेंट को देखा। मेरी एक स्टूडेंट थी, दिल्ली पढ़ रही थी, आईएएस की तैयारी कर रही थी, बहुत शानदार तरीके से उसकी चल रहा था, फर्स्ट अटेम्प्ट था। बीच में ये कोविड की स्थितियां आ गई, वो बच्ची घर आ गई, घर आया और कोविड में उसके पिताजी की डेथ हो गई। पिताजी की डेथ होने के बाद में अब वो केवल एक बच्ची बची, माता की हिम्मत नहीं है कि उसको भेजूं, पीछे इतना खर्चा भी नहीं है। वो बच्ची दिल्ली विल्ली छोड़ के और घर बैठ के पढ़ रही है। घर बैठ के तो क्या पढ़ाई होगी। 1 मिनट में ऐसी स्थितियां आ गई
कि वो छत उजड़ गई और छत उजड़ते उसकी स्थिति ऐसी आ गई कि उसने कभी सोची भी नहीं थी। इसलिए हमें इस गलतफहमी से बिल्कुल बाहर रहना चाहिए कि जिंदगी में हर दिन कभी समान नहीं आएगा। आज आपको मौका मिला हुआ है ना, आप देखना 1-2 साल बाद आपको पश्चाताप होगा कि कितना प्यारा अवसर था मेरे पास, घर वालों का पूरा सपोर्ट था, वहां बैठे थे आराम से, वहां पे टेस्ट दे रहे थे, वहां पे खूब पढ़ रहे थे सब दूसरे लोग, आप तो नहीं पढ़ रहे थे, सब लग गए, मैं रह गया। और रिग्रेट किसे कहते हैं, मैं हर बार बोलता हूं, आज फिर बोलता हूं कि एक अकस्मात कोई मर जाता तो उसे मौत कहते हैं, और कोई व्यक्ति हर दिन मरता है तो उसे क्या कहते हैं, पश्चाताप कहते हैं। हर दिन उसको एहसास होता है कि काश, और ये जिंदगी में जो काश होते हैं ना, ये जीने नहीं देते। फिर आपको एहसास होगा लेकिन बेटा बहुत देरी हो चुकी होगी, और फिर आप वापस नहीं आ सकते, चाह के भी आप फिर पढ़ नहीं सकते। इसलिए कहता हूं कि जो ये अवसर मिला है ना, इसको आप यूं ही जाया मत करना, यहां से कोई न कोई बढ़िया परिणाम लेके निकलना, हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं। बाकी बड़ी इच्छा सी होती है कि हर बच्चे को एक व्यक्तिगत तौर पे समझो कि सुबह उठने से लेके शाम को सोने तक के टाइम को यूटिलाइज करो। एक एक मिनट बड़ा महत्वपूर्ण है, एक एक मिनट जाता है ना आपको पीछे रखता है। आप सोचिए, जिस समय आप आराम कर रहे हैं, जिस समय आप पार्टी कर रहे होते हैं, जिस समय आप गप का लग रहे होते हैं, उस समय कोई न कोई बहुत गहनता से मेहनत कर रहा होता है। आप सोचिए कि वो बच्चा आपसे फिर आगे जाएगा और फिर कुछ नहीं होगा। तो हम लोगों की जो बातें होती है वो सिर्फ यही आपको कह सकती है कि करना आपको है। इस खेल के खिलाड़ी असल में आप हैं। हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ ये कहे जा सकते हैं कि जैसे आज मैं यहां खड़ा हूं ना, तो ये मैं बना कैसे हूं, और इसके पीछे मैंने कोई विशेष अभ्यास नहीं किया, ना मुझे पता है कि मैं हूं क्या। मुझे इतना पता है कि मैं कल सुबह जब घर से निकला था तो उससे पहले मैं ब्रिटिश भारत में न्याय व्यवस्था टॉपिक पढ़ के उसके 4 पेज के नोट्स बना के कोचिंग जाके एक क्लास लेके कॉलेज जाके 2 घंटे पढ़ा के 3 बजे वहां से निकला हूं। उससे आज का दिन मेरा गया क्योंकि आज मैंने कोई क्लास नहीं ली। मुझे सिर्फ इतना ही पता है। और पिछले 15 साल से ऐसा कोई शायद दिन नहीं गया होगा कि पढ़ाई नहीं की होगी। लिख लिख के और जब वो रजिस्टर देखता हूं ना, आज भी ऐसे अकेले खड़ा होता हूं, रजिस्टर देखता हूं, खाली पड़ी 50-60 पेन जो मैंने वर्जन 5 पायलट वो पेन है खाली कर करके जो साइड में डाली हुई पड़ी है, वो जब देखता हूं तो बड़ा सुकून मिलता है कि मेहनत की है और अच्छा लग रहा है। बस ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको इतना रिटर्न देता है जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की होगी। इसलिए कह रहा हूं कि एक एक मिनट के इंपोर्टेंस को समझना, इसको बर्बाद मत करना। और 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक अगर आप ढंग से लग जाते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि रिजल्ट रिटर्न नहीं मिलेगा। बाकी एक वो बात आती है ना कि भाई किसी को कोई बच्चा कहता है मुझे सर याद कम होता है, कोई कहता है सर मेरा दिमाग ठीक नहीं है, मतलब मुझे ठीक चीजें याद नहीं होती है। मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूं कि ये मस्तिष्क वाली बात जो है ना, ये बहुत ही बड़ा झूठ है। याद तो मुझे भी नहीं होता था, मेरे भी 10वीं में 49% ही बने थे, खूब रटने की कोशिश की थी, याद ही नहीं आई परीक्षा में। याद तो मुझे भी नहीं होते थे, 12वीं में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। तब मैं कहता हूं कि याद वाली बात गलत है। सच ये है कि आपने सीमित मटेरियल को लेके न तो शॉर्ट नोट्स किए, न उनको 8-10 बार पढ़ा। अगर ऐसा किसी ने किया तो उसको खूब याद हुआ है। आप अगर सोचते हो कि सोचते सोचते आप ऐसे पढ़ोगे ऐसे, ये पढ़ाई नहीं है बेटा, ये खाली आप पढ़ाई का प्रदर्शन है। इसलिए बहुत बढ़िया पढ़ाई कीजिए। बाकी मैं इतना कहूंगा कि यहां पे आप बैठे हैं तो आपके सामने खूब चुनौतियां आएगी, खूब चुनौतियां आएगी। चुनौतियां ऐसी ऐसी आती हैं कि हम बता भी नहीं पाते कि आपके सामने, क्योंकि हर व्यक्ति के सामने अलग अलग चुनौती होती है। हर व्यक्ति किसी न किसी स्ट्रगल को फेस कर रहा होता है। तब मैं कई बार कहता हूं कि आप किसी भी व्यक्ति का कोई मजाक मत करो, क्योंकि वो एक नई समस्या से गुजर रहा है। वो हर व्यक्ति का रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि कल वो कहां पे जाने वाला ये आपको पता नहीं है।
हर व्यक्ति को सम्मान की दृष्टि से देखिए। आपको नहीं पता है कि वो व्यक्ति क्या है और क्या करने वाला है आगे। और किसी की भी, मैं कई बार मेरी ऑफलाइन क्लासेस में कहता हूं कि किसी की भी मजाक मत करो। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अलग प्रकार की समस्या से गुजर रहा है और उन शब्दों से वो बहुत परेशान होता है, जिसका आंकलन आप लगा नहीं सकते। मैं बस अब बात खत्म करने के लगभग कगार पे हूं, क्योंकि आप सभी इतनी दूर से आए तो मैं सोच रहा हूं कि मैं मेरी पूरी बात रख के ही जाऊं। एक शेर आता है कि आंधियों का इतनी मर्तबा आना कोई इत्तेफाक तो नहीं है। इत्तेफाक मतलब समझते हो? इत्तेफाक का मतलब क्या होता है? संयोग। आंधियों का इतनी मर्तबा आना कोई इत्तेफाक तो नहीं है, बस यूं समझ लेना मेरी कश्ती इम्तिहान के काबिल रही होगी। बस यूं समझ लेना कि मेरी कश्ती इस इम्तिहान के काबिल रही होगी। लिखा था मैंने एक बार ऐसे कि परीक्षा भी वीर व्यक्ति की होती है, कायरों की परीक्षा भी नहीं होती। और आगे से अच्छे दिख रहे हैं, बढ़िया मुस्कुरा रहे हैं, अच्छी जीवन दिख रहा है, पीछे से उनकी हालत खराब होती है। ऐसी स्थिति आती है कि कल्पना भी नहीं कर सकती कि किस दौर से कौन गुजर रहा होता है। तो कोई नई बात नहीं है ये कोई नई बात नहीं है कि आप लोग इन चीज़ों का सामना करते हैं। तो यहाँ बैठे हुए जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको जाते जाते मैं इतना ही कहूँगा कि आप उस ध्येय को याद रखना कि आप यहाँ पे आए किस लिए। आप अपने उस माता पिता के चेहरे को याद रखना कि कितना मुश्किल से आपके लिए सेक्रीफाई कर रहे हैं, पैसे कितने मुश्किल से भेज रहे हैं। घर जाते हैं, देखते हैं कि माँ के हाथों की स्थिति, पैरों की स्थिति देखना, अंदर उसके अंदर घाव पड़ गए हैं। बाड़मेर जैसलमेर वालों के तो मैं स्पेशली मैं सबके जानता हूँ उनकी क्या हालत है। उन लकीरों को याद करना कि कितना कुछ मुश्किल से वो मैनेज कर रहे हैं। फिर देखिए, सबसे बुरी चीज होता है उम्मीद का टूटना। उम्मीद लगा लेते हैं और जब टूट जाती है ना, वो बहुत दुख देती है। और घर वाले आपको पैसे के साथ उम्मीदें बेचते हैं। उनको लगता है कि हमारा बच्चा जल्दी कुछ अच्छा करके आएगा। और उनको जब आसपास के लोग पूछते हैं तब वो कहते हैं कि भाई मेरा बेटा तैयारी कर रहा है या बेटी तैयारी कर रही है, आगे उसकी परीक्षा है, उसको मतलब ही नहीं है किस भर्ती की है क्या है, लेकिन फिर भी आप वो कह रहा है कि मास्टर वाली तैयारी करे। अगर माँ बाप पढ़े लिखे हैं तो अलग बिंदु है, अनपढ़ है तो वो सब उसके लिए मास्टर ही है, चाहे अध्यापक हो चाहे प्रोफेसर हो। फिर गया कि अभी परीक्षा है, भर्ती छोटी आई है, मतलब पता सब है। उनको बहुत उम्मीद है कि उनका बच्चा कोई अच्छा रिजल्ट देगा। आप उनको याद रखना हमेशा। आप यहाँ बैठे हैं तो आप ये मत सोचना कि आप स्वतंत्र हैं। आपके पीछे बहुत बड़ी उम्मीदों की एक दुनिया है जो आपका इंतजार कर रही है। आप ये सोचना कि आप यहाँ पे आए किस लिए। जब भी कोई समय खराब करने का आपसे काम हो जाए तब आप खुद से प्रश्न करना कि हम सच में इस यहाँ पे क्या करने आए हैं। ये काम समय खराब करना तो हम गांव में बैठ के भी, चौपाल में भी कर सकते थे। और ये सोचने के बाद आप केवल दिमाग में एक ही बात रखिए कि अपना काम सिर्फ पढ़ना है और इसके अलावा कुछ नहीं करना। और सब दिन समान नहीं होते, ये सुख और दुख दोनों एक साइकिल है। अभी दुख है तो देख लेना कुछ समय में सुख आने वाले हैं। अभी सुख है तो मान के चलिए, तैयार रहिए एकदम मस्तिष्क में कि दुखों का दौर भी आने वाला है। हर समय बिल्कुल समान नहीं रहता। आपके पास अवसर है, आपके पास ऊर्जा है, आपके पास क्षमता है, आपके पास में प्रॉपर तरीके से सामग्री है, आपके पास में सब चीज़ें हैं। ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने आप को कितना खपाते हो। और मैं तो कई बार YouTube पे बोलता हूँ, कई बार आपके व्यक्तिगत तौर पे भी बोला है कि पढ़ने से किसी की मृत्यु नहीं होती। आप 15 घंटे भी पढ़ लोगे तब भी आपकी मौत नहीं होगी।
जब आपको पता है कि मौत नहीं होनी है तो फिर ढंग से पढ़ो। फिर ये पढ़ने के 2-2 4-4 घंटे के नाटक क्यों करने? पढ़ना है तो पूर्ण मन से पढ़ा जाए और ढंग से पढ़ा जाए। मैं तो कई बार ये बताता हूँ, कोशिश करता हूँ कि बच्चों को रिवीजन करना भी नहीं आता कि रिवीजन कैसे करना है, उसका अभ्यास कैसे करना है। एक चीज पढ़ते हैं आगे पीछे भूल जाते हैं, उसका क्या करना है। ये ऐसी समस्या इसलिए आती है कि हम सच में निरंतर 1 साल 6 महीने 7 महीने पढ़ते नहीं है। ये पढ़ेंगे तो अपने आप ही धीरे 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 इन प्रश्नों के जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं। तो बहुत बढ़िया मेहनत कीजिए, बहुत अच्छे व्यक्ति बनिए, माता पिता की उम्मीदों पे कायम उतरिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जीवन में अगर मान लो नौकरी नहीं भी लगती है ना, तब भी आपका विषय इतना अच्छा होना चाहिए कि आप किसी कोचिंग में भी जाओगे ना पढ़ाने, तब भी आपको लाख रुपए देंगे। सब कहानी किसकी है? सब कहानी है आपके ज्ञान की। पूजा सिर्फ ज्ञान की होती है, बाकी शक्लें, सूरत, ये बड़ा शरीर कोई काम का नहीं है। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है तब तक कोई मंच नहीं है। और गवर्नमेंट में हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगर आपकी कमांड अच्छी है ना तो आप अपने आप को इतना स्थापित कर सकते हैं कि कोई हिला भी नहीं सकता वहां से। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस शहर से आते हैं, गांव से आते हैं, पर कुछ अंदर होना तो चाहिए ना, बिना उसके कुछ भी प्राप्त नहीं होना। तो आपके पास में वो कैलिबर होना चाहिए। वो कब आएगा? जब आप बहुत शिद्दत से पढ़ोगे। और ये पढ़ाई किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, व्यक्ति करता है कि व्यक्ति भेदभाव कर लेता है कि जाति के आधार पे कर लेता है, कि धर्म के आधार पे कर लेता है, कि रंग के आधार पे कर लेता है, वर्ग के आधार पे कर लेता है। लेकिन शिक्षा एक ऐसा साध्य है जो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। 3 घंटे आप पढ़ोगे, 3 घंटे मैं पढ़ूंगा, बराबर चीजें बात में बैठेगी। ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। और ये जितना ज्यादा चीजें की जाएगी उतनी ज्यादा पहचान बढ़ती जाती। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपको कितना कुछ मिलने वाला है अगर आप पढ़ाई करते हैं। तो बहुत सारी पढ़ाई कीजिए। कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो अपना किसी न किसी अपने गुरु के संपर्क में रहिए, या अपने किसी ऐसे साथी के संपर्क में रहिए जो बहुत पॉजिटिव नेचर का व्यक्ति हो, जो आपको ठीक दिशा दे सके। बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं कि तेरा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, ऐसा पॉजिटिव व्यक्ति भी नहीं होना चाहिए जो ये कहता रहे कि तेरा, मतलब मारवाड़ी में कहता थारो नहीं हो तो क्यों नहीं वे। वो आदमी आपका शुभ चिंतक नहीं है। तो ये कहे ना कि तेरा नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा, कहीं ना कहीं ये अंदर एक गुरूर पैदा करता है और यहां से हम सीखना बंद कर देते हैं। बस हमेशा धरातल नहीं छोड़ना है कि भाई देख मेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, ये गलत बात है। अच्छा, उस व्यक्ति के साथ में भी हमें बहुत अधिक नहीं रहा, थारा तो कहीं नहीं वे, तेरा नहीं होगा क्यों? थारे में कई होशियार बेटा, 19 सीट है इतिहास में, 19 को तो मैं जानता हूं। ऐसा व्यक्ति भी पास में नहीं रहे, ध्यान रखना। कितना ही अच्छा मित्र क्यों नहीं हो, अगर आपको डेली बहुत अधिक मोटिवेट करें या बहुत कब नेगेटिव मोटिवेट करें, तो ऐसे व्यक्ति से जितना दूर रहोगे उतना फायदा है। मैं एक बार एक कोचिंग संस्थान का एक डेमो लेने के लिए, मतलब एक एज ए स्टूडेंट, तो वहां गुरुजी बता रहे थे कि मैंने 4 बार आईएएस दिया, 4 बार आईएएस पर ही फेल हो गया। तो पूछा बच्चों ने, सर क्यों, आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उसका कारण था मेरा दोस्त। कैसे? वो सुबह और शाम उठते एक ही थारे प्री वे तेरे प्री नहीं होगी। और सुबह शाम ये सब सुन सुन के मेरे मस्तिष्क में बैठ गया कि मेरी प्री नहीं होगी। मेरे अंदर एक अलग लेवल का भय बैठ गया और उस भय से मैं बाहर ही नहीं आ पाया। पहले 4 अटेम्प्ट ही मिलते थे आईएएस में, अब 6 किए जनरल के लिए। पहले 4 ही अटेम्प्ट थे, मैं 4 ही अटेम्प्ट चले गए, उस भय से बाहर नहीं आया। ऐसे व्यक्ति को भी नहीं रखे जो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा आपकी जेब में डलवा दे। ऐसा व्यक्ति भी साथ में हो तो बचें, क्योंकि देखो परीक्षा हॉल में एक अकेले आप होंगे, आपका पेन होगा, आपका प्रवेश पत्र होगा और आपका आईडी कार्ड होगा, और आपके सामने आपकी ओएमआर सीट और आपका पेपर होगा, और कोई साथ में नहीं है।
ये साथी वगैरह सब गेट के बाहर खड़े रहेंगे, हम तो घर के अंदर बैठे रहेंगे। युद्ध मैदान में वहां जाके हर एक प्रश्न को झेलना आपको अकेले को है। इसलिए इन सहारों से बचें और बढ़िया पढ़ाई करें। साथ में ये भी कहूंगा कि छोटी मोटी सफलता मिलती है तो उसका शोर शराबा भी ना करें। अभी कई बार बीच में होता है कि कोई भी परीक्षा पास हुई, पीएचडी परीक्षा पास हुई, मोटी बधाई दे, अखबार में एक बधाई आई थी ना, बाड़मेर के अंदर इतनी बड़ी बधाई आई। हुआ क्या, तो यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन पर हार्दिक बधाई, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। मैंने वो फोटो खींचा। मजे की बात यह कि वो भाई लेक्चरर भी पहले लगा हुआ है, स्कूल लेक्चरर, और पॉलिटिकल साइंस में उसका पीएचडी में प्रवेश हुआ है। उस पे बाड़मेर के जैसलमेर बाड़मेर भास्कर के अंदर लगभग इतनी सी अच्छी खासी न्यूज आई। इस प्रकार की सफलताओं के अगर मजे लोगे तो आप आगे पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि आपको अंदर से एक अलग लेवल की फीलिंग आती है कि मेरा तो अब काम पक्का हो जाएगा। ऐसे काम नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाहर बैठे हैं, ऑलरेडी जेआरएफ किए हुए बैठे हैं, कई सारे अच्छे अच्छे लोग हैं। ये चीजें सफलता के लिए मैटर नहीं करती कि आपने पहले कौन सी परीक्षा पास की, पता ही नहीं चलता, 2 मिनट में आउट। यूपीएससी के अंदर एक बार आईएएस में इंटरव्यू दे के आते हैं, दूसरी बात प्री नहीं होती। इसलिए ऐसा कोई गुरूर न पालें और किसी भी प्रकार की इस प्रकार की चीजों में ना रहें कि भाई मेरा वो हो गया है परीक्षा तो ये भी हो जाएगी। अब काफी हो गया है और 4 लाइनों के साथ मैं मेरी बात खत्म करूंगा, फिर वापस कभी मिलेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप सब सफल होंगे तो सफलता के बाद ही मिलेंगे, है ना। और मुझे और हम तो चाहते हैं कि आप सफल हो और सफल होने के बाद में आप बच्चे ही कार्यक्रम करो और फिर आओ के सर आओ के एक बार थे मोटिवेशन दे गया था तो माना के थोड़ा सो, वैसे ये मोटिवेशन नहीं है, ये मार्गदर्शन है। मोटिवेशनल स्पीकर्स की सूरतगढ़ में वैसे कोई कमी है नहीं, यहाँ पे मोटिवेशन खूब है। मैं तो केवल बताने आया हूँ कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता। कैसी भी हालात हो ना, कलंदर नहीं गिरते। बहुत बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा कर रहा पीछे। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी तो तारा जमी पर नहीं गिरता, टूटे भी तो तारा जमी पर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में कभी समंदर नहीं गिरता। मैं एग्री हब और इनके पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, और गुरनानी जी को विशेष रूप से धन्यवाद। पहली बार सूरतगढ़ सर ने दिखाया मुझे, और आपका जी हेल्प का जो सम्मान समारोह था, प्रतिभा सम्मान समारोह, जिसमें लगभग 700 से 800 बच्चे सर के इंग्लिश के वरिष्ठ अध्यापक उसमें चयनित हुए थे, तो मुझे उनको सम्मानित करने का अवसर दिया गया। तो मैं उस वजह से पहली बार यहाँ पे सूरतगढ़ में आया था। उस समय भी कई बच्चों से मिला था, और दूसरी बार एग्री हब वालों ने मुझे कहा कि सर एक बार आप मार्गदर्शन के लिए आइए, तो मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और गुरनानी जी का तो विशेष तौर पे, क्योंकि आपने अपने पूरे व्यस्त शेड्यूल में से 2 घंटे, किसी आप लोगों के लिए सुनना आसान है क्योंकि आप लंबे समय से मुझे कैमरा पे देख रहे थे और आपकी इच्छा थी कि देखी जे घेड़ जो तो है घेड़ तो आप लोगों ने तो सुन लिया, लेकिन सर को इन बातों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी सुना। इसलिए मुझे आपका मैं बहुत सम्मान करता हूँ सर, मेरे आप वरिष्ठ हैं। और साथ साथ में सुरेंद्र जी का विशेष तौर पे धन्यवाद कि आपको जब ये बात पता चली, कि हालांकि मुझे पता ही नहीं था कुछ भी कि क्या है कैसे है, आपकी और सवाई जी की आपस में बात हुई। सवाई जी आपके हिस्ट्री पॉइंट पे जो कोई भी समस्या होती है तो समाधान यहीं से मिलता है। आपकी टेक्निकल इश्यूज हो चाहे गाइडेंस हो तो सब यही देते, मैं कुछ भी नहीं देता हूँ। अच्छा ये बात है कि तो सवाई जी और इन दोनों का विशेष तौर पे आभार। तो जब सुरेंद्र जी को पता चला कि ऐसा कार्यक्रम वगैरह है
तो सवाई जी ने सुरेंद्र जी से बात कर ली होगी, फिर एग्री हब इन संस्थान ने इन्होंने बात कर ली, तो ये भी आ गए। और इसके बहाने आप भी राजनीति विज्ञान की व्याख्याता है, मेरे बैचमेट है, और आप भी पढ़ाते हैं, आपका भी पॉलिटिकल एकेडमी चलता है, और राजस्थान के अंदर बहुत अच्छे विद्यार्थी राजनीति विज्ञान फर्स्ट ग्रेड में आपसे पढ़ते हैं। तो मुझे बड़ा ऐसा गर्व सा होता है कि मेरे पूरे ग्रुप में, मेरा ग्रुप जितना भी था उसमें आईएएस से लेके आरएएस से लेके व्याख्याता से लेके सब व्यक्ति सेलेक्ट है। आज की तारीख में एक भी व्यक्ति सिस्टम से बाहर नहीं है, एक भी व्यक्ति। 2007 के अंदर मुझे किसी कारणों से हॉस्टल से निष्कासित किया गया, बदमाश था थोड़ा सा सर, तो निष्कासित मैं बकायदा किया था, मीटिंग बैठी थी, पूरी सिंडिकेट बैठी थी, तो और बड़े धूमधाम से मुझे बाहर का रास्ता दिखाया गया। उसके बाद मेरे जीवन का एक यू टर्न आया और 20-30 साथी एक से एक जुड़ते गए। पहले 2 हुए, 4 हुए, 5 हुए, 15-20 साथी जुड़ गए। उन सब ने मेरी अंगुली पकड़ी, सबसे छोटा मैं ही था, और आज उसी का परिणाम मैं हूँ। बाकी देखो, माता पिता ने तो केवल पैसे भेजे और उम्मीदें रखी हमारे से, उन्होंने भरोसा किया। मेरे पिताजी को तो अभी तक भरोसा नहीं होता है कि ये सच में कहीं बोलता है क्या है, मतलब नहीं होता। मेरे परिवार को आज भी नहीं होता, वीडियो सुनते हैं पापा, फिर अब उनको हो गया। बाकी शुरुआत में पहली नौकरी में तो मैंने पापा बोले कि डफोल बनाना हूँ ज मड़ियो की मतलब कि नौकरी लगी है, झूठ बोल रहा है, मूर्ख बनाने के लिए नहीं मिला हो गया। मैंने नहीं पापा सच में नौकरी लगी है। तो उनको तो क्या मेरे पे इतना भरोसा था नहीं, क्योंकि मैं इतना ब्रिलियंट जीनियस जो जैसा कि कह रहे ऐसा मैं रहा नहीं कभी। मैं मेहनत कश व्यक्ति रहा हूँ और सच में करता हूँ, उसमें मैंने कभी कमी नहीं रखी। तो मेरे जितने भी ग्रुप के स्टूडेंट थे आज सारे बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं। किसी भी जिले में जाते हैं तो हमारे वो बढ़िया सर्किट हाउस में व्यवस्था होती है, या उनके ऑफिसर मैस में व्यवस्था होती है। चाहे कश्मीर जाएं, चाहे कन्याकुमारी जाएं, किसी भी जगह जाते हैं हमारे सारे साथी हैं। और अब तो खुशी की बात ये है कि स्टूडेंट भी कॉलेज में आ गए, स्कूल में आ गए, क्योंकि ये पद पैसा प्रतिष्ठा एक समय तक ठीक लगते हैं, फिर ठीक नहीं लगते। फिर आदमी को शांति चाहिए होती है, और व्यक्ति जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, तो उसकी एक आकांक्षा और बढ़ती है, उसको कोई सुनने वाला हो। और अधिकारी व्यक्ति को कोई नहीं सुनता, और लास्ट में जब इलेक्शन की ट्रेनिंग आती है तब ये सुनाते, तब ये भर भर के सुनाते, हम सुनते नहीं है, क्योंकि उनकी बात हमें ज़्यादा अच्छी लगती नहीं। तो ऐसी स्थिति आती है। इसलिए कह रहा हूँ कि हम जिस शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही पवित्र पैसा है ये, बहुत ही प्यारा पैसा, और हमें इतना अच्छा लग रहा है ना कि जैसे कई बार तो लगता है कि बीमार हुए तो ठीक ही हुआ, कम से कम उस समस्या से बच गए, अब आराम से बैठे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। आईएएस होता तो कोई बुलाता नहीं, सीधी सी बात है, कोई नहीं बुलाता, और मजबूरी से बुलाते तो बुलाते, कोई काम होता तो। अपने यहाँ पे किसी की कोई मजबूरी नहीं है। मैं प्रेम से आया हूँ ये देखने के लिए कि बच्चे कैसे हैं, कैसी बात होती है, बच्चों में अपने प्रति कैसा भाव है, कहीं गलत फहमी मत नहीं हो। और आप आए कि सर को देख के आते हैं कि वास्तव में मामला क्या है ना क्योंकि वर्चुअल दुनिया में आपने देखा होगा, सुना होगा। और बाकी क्या, मेरी ऐसी पब्लिक प्रेजेंस कम है, तो आप भी आए तो हमारा किसी का कोई स्वार्थ नहीं है, बस आप सुनने आए थे और मैं सुनाने आया था, तो मैंने मेरा काम कर लिया है और आपने सुन लिया है। तो अब आपकी जिम्मेदारी शुरू अब होती है कि कम से कम इतनी सी बातों में से एक आधी बात आत्म कर लेना, तब मेरा आना सफल हो जाएगा और बोलना भी सफल हो जाएगा, और आपका ये 2 घंटे समय देना भी सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत, और आप सभी बच्चों को बहुत धन्यवाद कि आपने बड़ी तन्मयता के साथ में तकरीबन 1 घंटे से आप सुन रहे हैं, और कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं। थोड़ी अव्यवस्थाएं, मतलब हमारी इतनी एक्सपेक्टेशंस थी नहीं तो थोड़ा सा और बड़ा व्यवस्थाएं करते। मुझे अच्छा नहीं लगा कि भाई देखो बाहर सारे कर दोगे, बड़ा बड़ा प्यारा बच्चा बाहर खड़ा है, लड़कियां बाहर खड़ी हैं, तो थोड़ा सा मुझे ऐसा ठीक भी नहीं लगा, लेकिन कर क्या सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं। उसके बावजूद भी आपने बड़ी अच्छी व्यवस्था बना के रखी है। आगे भी मैं यही चाहूँगा कि अब जब अपना कार्यक्रम खत्म होगा तो ऐसी भगदड़ ना हो, क्योंकि बहुत ही आराम से धीरे धीरे जाना।
नहीं तो क्या होगा कि अपन अभी फोटो वगैरह ऑन करेंगे, क्योंकि बच्चे फोटो तो लेंगे। ठीक है, तो क्या है कि कोई भी ऐसी जल्दबाजी भीड़ भाड़ नहीं करनी। मैं आज रात को 9 बजे तक यही हूँ, मतलब थोड़ी देर यहाँ हूँ, फिर छोटे छोटे 1-2 घंटे, मतलब 9 बजे तक मैं सूरतगढ़ी हूँ। तो आपके कोई भी छोटा मोटा काम हो, वैलिडिटी बढ़ाने मत बोलना, ताकि तो आप मेरे से मिल लेना, कोई भी, अभी भी यही हूँ। तो कोई, मेरा कहने का मतलब है कि कोई दूर गेटी है ना, तो जल्दबाजी मत करना, बड़े आराम से, पहले भाई लोग जितने भी है वो, फिर बहनें, आराम से धीरे धीरे, ताकि किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं हो। अभी आप रुकना आराम से, अभी सुरेंद्र जी की बातें बाकी, कुछ और भी चीजें बाकी शायद। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः धन्यवाद आपको। गणपत सिंह जी के पूरे 1 घंटे के उद्बोधन को मैं अपनी 2 बात में इसको देना चाहता हूं कि कदम से कदम मिलाते जाना। इन्होंने क्या कहा, आप भूल गए हैं तो इन 4 बातों को याद रख लेना कि कदम से कदम मिलाते जाना, आगे सदा तू बढ़ते जाना, रुकना नहीं तो झुकना नहीं, आगे सदा तू बढ़ते जाना, कदम से कदम मिलाते चलना, आगे सदा तू बढ़ते जाना। तूफानों से टकराते जाना, मुश्किलों से तू लड़ते जाना, हो सामने मंजिल तो उस मंजिल की ओर बढ़ते जाना, कदम से कदम मिलाते जाना, आगे सदा तू बढ़ते जाना। अंतिम पैरा बड़ा सुंदर है। कांटों को हटा के तू फूल राहों में बिछाते जाना, कांटों को हटा के तू फूल राहों में बिछाते जाना, याद करेगी दुनिया तुमको, याद करेगी दुनिया तुमको, तू प्रेम की जोत जलाते जाना, कदम से कदम मिलाते जाना, आगे सदा तू बढ़ते जाना, कदम से कदम मिलाते जाना, आगे सदा तू बढ़ते जाना। गणपत सिंह जी ने अपने जीवन से जुड़े बहुत से रोचक तथ्यों के साथ अपनी बात को रखा। मैं उस बात को 2 पंक्तियों में और आपके सामने रखना चाहता हूं कि जीवन में बड़ी से बड़ी विपदा आ जाए, बड़ी से बड़ी बाधा आ जाए, अपनी जीवन में कभी हिम्मत मत हारना, जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना। चाहे आपका पथ कांटों का है, चाहे आपका पथ अंगारों का है, उस पर हमेशा चलते रहना। हिम्मत रखोगे तो सफलता एक दिन अवश्य प्राप्त होगी। कि आंधी क्या है, तूफान मिले। आंधी, बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं, मैं एक बार गणपत सिंह जी के सर के साथ एक इंटरव्यू में बात कर रहा था, तब इन्होंने कहा कि जिसने अपनी जड़ों को जितना गहरा कर रखा है, चाहे कितना ही बड़ा तूफान आ जाएगा, वो वृक्ष कभी गिरेगा नहीं, वो कभी झुकेगा नहीं। आंधी क्या है, तूफान मिले, चाहे जितने व्यवधान मिले, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। हम नई चेतना की धरा, हम नई चेतना की धरा, हम अंधेरे में उजियारा, हम उस ब्यार के झोंके हैं जो हर ले जग का दुख सारा। चलना है पथ पर शूल मिले तो क्या, पथ पर अंगारे जले तो क्या, जीवन में कहां विराम है, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। इतना दृढ़ संकल्प लेकर आप यदि अपने जीवन में बढ़ेंगे तो इस मंच के माध्यम से, अंतिम पंक्तियों के माध्यम से मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सफलता की हर मंजिल पर आपका नाम होगा। सफलता जिसके लिए आप प्रयासरत है, जो आपके जीवन का लक्ष्य है, और यदि पहला लक्ष्य पूरा भी हो जाए तो वो आपका एक पड़ाव हो सकता है, वो आपकी मंजिल नहीं हो सकती है। मैं जानता हूं कि इसमें से बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो किसी न किसी पद पे भी हो सकते हैं, लेकिन आगे और बेहतर तैयारी कर रहे हैं, तो उसको भी आप लोग जारी रखें कि सफलता की हर मंजिल पर आपका नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना मेरे दोस्तों, मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना मेरे दोस्तों। देखना एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा, देखना एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। आप सब ने इस ज्ञानोदय के कार्यक्रम को यादगार बनाया है, अद्भुत बनाया है। हमें मलाल इस बात का है कि एक बालिकाएं यहाँ पर कम से कम 2 घंटे से लगातार खड़ी है। हमें इस बात का मलाल है कि सैकड़ों विद्यार्थी, ये केवल कहने के लिए नहीं है कि सैकड़ों विद्यार्थी, वास्तव में सैकड़ों विद्यार्थी इस सभागार से बाहर खड़े हैं, केवल खड़े नहीं हैं। उनको जहां से भी छोटी सी आवाज मिल रही है, सर की आवाज वहां पर पहुंच रही है, उसे सुन रहे हैं। ये अपने शिक्षक के प्रति प्रतिबद्धता है, ये अपने शिक्षक के प्रति स्नेह है, ये अपने शिक्षक का सम्मान है, ये आदर है। और जिस दिन एक विद्यार्थी के मन में इस प्रकार का संकल्प, इस प्रकार के आदर भाव उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसको सफल होने से जीवन में कोई भी रोक नहीं सकता। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अंतिम पैरा बड़ा शानदार है कि असफलता एक चुनौती है। हम सबको कभी न कभी असफलता प्राप्त हुई है।
असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सूरतगढ़, आप सबका तहे दिल से आभार, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।